सरकार के निर्देशों का पालन करें। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। हमेशा भीड़ वाली जगहों में मास्क पहने और सुरक्षित रहिए। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। नमस्कार। सोहम चैनल के कोरोना से डरोना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं दीपक अंतानी हार्दिक स्वागत करता हूं। सोहम चैनल जहां नहीं दिख रही है वो लोग www.transmediaindia.com पर इसे लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा जियो ऐप पर भी ये सोहम चैनल अवेलेबल है और प्रदेश में स्लिंग और जादू बॉक्स पर ये चैनल अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। आज का कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने स्क्रीन के ऊपर एक हीरोइन के तौर पर, एक अभिनेत्री के तौर पर, रियल लाइफ हीरो के तौर पर देखा होगा, पर उन्होंने रियल लाइफ में भी हीरो के तौर पर अभी काम शुरू किया है। ऐसी एक अभिनेत्री टर्न्ड नर्स फॉर द कोरोना, शिखा मल्होत्रा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। शिखा जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। शिखा जी ने बीएससी करने के बाद बैरी जोन्स एक्टिंग एकेडमी में टॉपर रहे, एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। इसके बाद गांधर्व महाविद्यालय से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। इतना ही नहीं, कथक, बॉलीवुड और वेस्टर्न डांसेस भी वो अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी तालीम ली है। शिखा जी एक्ट्रेस हैं, डांसर है, स्विमर है, योगा प्रैक्टिशनर है, एंकर है, पेंटर है, लिखती भी है, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। बॉलीवुड मूवी में आपने उन्हें तापसी पन्नू के साथ रनिंग शादी फिल्म में देखा होगा। शाहरुख खान की फैन फिल्म में उन्होंने काम किया है। इंटरनेशनल फिल्म संथानल, उसमें भी काम किया है। और हाल ही में फरवरी 2020 में कांचली करके एक हिंदी फिल्म में उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर भूमिका निभाई है। इसके अलावा म्यूजिक एल्बम यारी, फेमिना, कार्निवल, रैंप वॉक, काफी ऐसे सारे लाइव इवेंट्स में उन्होंने परफॉर्म किया है। एशियन पेंट्स की कॉर्पोरेट गिग में भी उन्होंने काम किया है, बहुत सारी एड फिल्म्स में भी काम किया है। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी शिखा मल्होत्रा ने 27 मार्च को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया और तब से लेकर आज तक करीबन 115 दिन लगातार आइसोलेशन वार्ड में, और वो भी एक भी पैसा सैलरी लिए बिना, कोविड पेशेंट्स की उन्होंने सेवा की है और कर रही है। और अब तो वो स्पेशली पेशेंट काउंसलर का काम कर रही है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की ऑफिस से भी उनको शुभेच्छा दी गई है। ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर बन गई है, रियल लाइफ से रियल लाइफ में हीरो बन गई है। शिखा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे बहुत पहले धन्यवाद आपका कि आपने मेरी तारीफ में इतने सारे शब्द कहे, इतनी डिटेल आपने मेरे बारे में सबको बताने की कोशिश की। क्योंकि क्या होता है कि जो मेरी फैन और रनिंग शादी फिल्म है उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स निभाए हैं, और जो फिल्म आई है इस बार वो मेरी एज अ हिंदी फीचर फिल्म है, एज अ लीड कांचली। तो लोगों ने अभी इतना ज्यादा स्क्रीन पे, अब लोग चाहते हैं कि भाई अपने रियल लाइफ हीरो को, जो भी रियल लाइफ हीरो उसको रील पे देखे। तो कोविड वॉरियर से लोग मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, लोग मुझे ज्यादा अपनापन उनको महसूस होता है मुझसे। करेक्ट। तो ये आपने कैसे तय किया, आपको कैसे ऐसा लगा कि मुझे नर्स के तौर पर ज्वाइन करके हॉस्पिटल का अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि जनरली क्या होता है कि पुलिस को वर्दी पहननी पड़ती है, एडवोकेट को वर्दी पहननी पड़ती है, डॉक्टर्स को व्हाइट एप्रन पहनना पड़ता है, और नर्स को भी अपना यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। और जो भी यह यूनिफॉर्म वाले जो रोल्स है, जो रियल लाइफ भूमिकाएं हैं, उसमें बिना तालीम या बिना कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट को ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने कैसे इससे जुड़े?
जी, जी, मैं बताती हूँ। जिस तरीके से आपने इतना कुछ बताया है कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग सभी चीज़ें, मैं 3 साल की उम्र से ही स्टेज पर परफ़ॉर्म करने लगी थी। बहुत छोटी-सी उम्र से ही गाना और कथक और डिफरेंट डांस स्टाइल्स, फिर कविताएँ लिखना, पेंटिंग्स करना, वो बहुत ही मेरे साथ कला के क्षेत्र में मेरा बहुत रुझान रहा है बचपन से ही। लेकिन करेक्ट। मैं खुद 12 साल की उम्र में फुल बॉडी पैरालिसिस से गुज़र चुकी हूँ। ओह! जब मैं 12 साल की थी तो मुझे फुल बॉडी पैरालिसिस हुआ। 8th क्लास के एग्ज़ाम मैंने दिए थे और मुझे ये पैरालिसिस अटैक पड़ा। मेरी अच्छा, मम्मी जो हैं वो दिल्ली से हूँ, मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की हूँ और परिवार मेरा दिल्ली में है। तो मम्मी मेरी आज भी दिल्ली में बतौर नर्स अपनी सेवाएँ दे रही हैं। 60 साल की हो चुकी हैं वो, क्योंकि इसी महीने जुलाई में ही उनका जन्मदिन 2 जुलाई को गया है और वो जुलाई में रिटायर हो रही हैं। तो अच्छा, उन्होंने जिस तरीके से, जिस जज़्बे से, जिस जद्दोजहद से मुझे मेरे पैरों पर वापस खड़ा किया, एक ही चीज़ उन्होंने मेरे हाथ में, जो एक चीज़ उन्होंने मुझे हमेशा के लिए हथियार के रूप में दे दी, वो ये थी कि अगर मैं जीना चाहती हूँ, अगर मैं कुछ अचीव करती हूँ, तो वो मैं करके रहूँगी, मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता मेरा। तो मैं बस इसी चीज़ को, जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, तो हालाँकि जीवन थोड़ा पीछे छूट चुका था, 2 ढाई साल मैं हॉस्पिटल में जूझती रही, व्हीलचेयर पर मैं रही, बहुत लाचार बिस्तर पे रहना क्या होता है वो भी मैंने देखा। तो करेक्ट। मैं जानती हूँ कि जब एक इंसान लाचार होता है तो वो किस नज़र से डॉक्टर और नर्सेस को देखता है, किस भावना से आप उसे ईश्वर मानते हैं और आपकी वो आखिरी किरण होती है जीवन की। तो मैं उसी समय से मैंने ये तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है अपनी मदर की तरह, और मुझे दुनिया को आगे जाके ये बताना है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि पैरालिसिस से खड़ा होना कोई खेल नहीं है। आपकी मानसिक करेक्ट। संतुलन, मानसिक प्रवृत्ति, हर चीज़ बदल जाती है। जितनी एक्टिव मैं थी, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद उतनी एक्टिव नहीं रही। शरीर बहुत स्लो हो जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, और मैं बचपन से योगा में, स्विमिंग में, हर चीज़ में बहुत एक्टिव रही। तो इस तरीके का हँसता-खेलता बच्चा अगर पैरालिसिस हो जाए तो आपके लिए दुनिया उलट जाती है बिल्कुल। लेकिन करेक्ट। जिस जज़्बे से मेरे माता-पिता ने, फादर भी मेरे स्पाइनल पेशेंट हैं, 2 मेजर सर्जरीज़ हुई है, तो वो दर्द में कैसे हँसना है वो मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो करेक्ट। उसी तरीके के जज़्बे को मैं दुनिया से बाँटना चाहती थी, तो मैंने 10th और 12th बिना किसी रुकावट के, कि पढ़ाई नहीं हो सकती, स्कूल पीछे छूट गया है, मुझे शर्म आती थी कि मैं बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में जाके बैठूँ। तो मैं बिना किसी झिझक के, क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी थी, तो छोटे बच्चों में जाके फिर दोबारा 9th क्लास से आगे बढ़ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अब मैंने ये अपने माता-पिता की हेल्प से ही ये तय किया कि भई नहीं, पढ़ना तो है ही। उन्होंने कहा ऐसी कोई वजह नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाए आपकी, जीवन रुक जाए, ऐसी कोई वजह नहीं है। ये तो करेक्ट। धारा है कि उसकी तरफ बहते रहना है आपको इसके साथ। तो मैंने 10th और 12th बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस से ओपन स्कूलिंग से पूरी की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एंट्रेंस एग्जाम दिया गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी से, और बहुत ही अच्छी रैंक से मेहनत करके मेरी जो रैंक आई, और फिर मैंने साढ़े अच्छा, 4 साल की बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की ट्रेनिंग जो है वो दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल से पूरी की सक्सेसफुली। अच्छा। अब इसके बीच में मेरी एक जंग खुद से और चल रही थी कि मैं जो चीजें अपने साथ समेट कर चलती थी, कला की जितनी भी चीजें थी, कला क्षेत्र की, चाहे वो मेरा कविताएं लिखना हो, पेंटिंग करना हो, या गाना हो, नाचना हो, पैरालिसिस के साथ मैंने नर्सिंग ट्रेनिंग के साथ अपने आप को वापस नॉर्मल किया। इसमें करेक्ट। योगा का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, और एक मेंटल विल पावर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब मैंने करेक्ट। अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं थोड़ा और जीवन देखना चाहती हूँ आगे, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कला की चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, और मैं एक्सप्लोर करूँ कि और क्या हो सकता है जीवन में। बाकी मैं मुंबई करेक्ट। जाके एज़ अ नर्सिंग काम कर सकती हूँ, एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर किसी भी हॉस्पिटल में अराउंड द वर्ल्ड। अब आपके पास डिग्री है, तो डिग्री आपसे कोई नहीं छीन करेक्ट। सकता। बचपन से कहते हैं ना कि पढ़ाई एक ऐसी दौलत है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो यस। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो मैं हमेशा से इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करती हुई, इन्हीं सिद्धांतों को फ़ॉलो करती हुई, और जो भी पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे माता-पिता मिले हैं जो हर चीज़ में उन्होंने मुझे जो मुझे करना था उसके लिए सपोर्ट किया। तो मैं मुंबई आई। करेक्ट। मुंबई आने के बाद मैं एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर कहीं जॉइन ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे आते ही मैं दिल्ली से ही ऑडिशन देके मैं रनिंग शादी फ़िल्म की शूटिंग कर चुकी थी, शुचित सरकार की फ़िल्म है। फिर यहाँ मुझे हुँ। फैन फ़िल्म में कैरेक्टर मिला,
और मैं देश विदेश शोज करने लगी, डांस के, सिंगिंग के, फिल्म फेस्टिवल्स होस्ट किए मैंने कई, जैसे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस तरीके की चीजें होने लगी। तो मेरी जर्नी बतौर अभिनेत्री चलने लगी धीरे धीरे, जैसे भी चलती है, क्योंकि जब आप बिना किसी बैकग्राउंड के आते हैं तो फर्क पड़ता है। और फिर फाइनली मुझे जब कांचली फिल्म मिली, जो बतौर लीड एक्ट्रेस मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म है, तो वो फिल्म अभी 7 फरवरी 2020 को रिलीज ही हुई थी अभी रिसेंटली। और मेरे जैसे आउटसाइडर को जब इस तरीके का एक साहित्यिक फिल्म करने का मौका मिलता है, जो हम हमेशा से चाहते हैं कि हमें परफॉर्म करने का मौका मिले, और ये एक महिला प्रधान फिल्म है जिसमें महिलाओं के लिए नारी स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण की बात कहती है हमारी फिल्म। तो मुझे बहुत खुशी थी कि जहाँ पर लोग थप्पड़ और छपाक की बात कर रहे हैं, मेरी ये फिल्म आई है, और संजय मिश्रा जैसे धुरंधर है साथ में, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब मैं और कहानी भी विजयदान देथा जी की है, जो राजस्थान के नोबेल नॉमिनेटेड राइटर हैं, जिनकी कहानी पर पहली फिल्म बनी है शाहरुख खान की, प्रकाश झा की परिणीति, मणिकौल की दुविधा। तो मैं खुश थी, और स्टार्टअप एंजॉय करते करते अचानक से हमने होली से ये सुनना शुरू किया कि कोरोना है कहीं बाहर देश विदेश में है। हम लोग तो होली मना रहे थे 10 मार्च तक तो सब कुछ रिलैक्स ही था। अचानक से जब ये सुना कि ऐसा हो गया है, थोड़ी डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, तो समझ नहीं आया, थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मैंने भी जब एक दिन के जनता कर्फ्यू की बात थी, तो मैंने भी बतौर अभी एक सोशल मैसेज देते हुए एक सामाजिक लोगों के लिए वीडियो बनाया था, एक जिसमें सोशल मैसेजेस थे और प्रिवेंटिव मेजर्स थे कि हाथ कैसे धोने हैं, कैसे दूरी रखनी है, कैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइजर। क्योंकि मैं एक मेडिकल पर्सनल हूँ, प्रोफेशनली डिग्री होल्डर हूँ, तो मेरे थोड़ा ज्यादा आसान था एक प्रोफेशनल वीडियो बनाना। और खूब मैंने जम के घंटी ताली थाली बजाई, क्योंकि मेरी मदर भी इसी प्रोफेशन में, तो मैंने खूब जोशो खरोशों से, एक मुझे लगा कि मेरी मम्मी इतनी उम्र में भी काम कर रही है, और जितनी भी फर्टिलिटी है, मेडिकल फर्टिलिटी, सभी के लिए मैंने ये किया। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि 21 दिन का लॉकडाउन है, कंट्री लॉकडाउन, 24 तारीख की शाम को मैं ये उनका भाषण सुन रही थी, और आप यकीन मानेंगे कि ये सुनते ही उसी क्षण मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं अभिनेत्री नहीं हूँ, बल्कि एक जिम्मेदार नर्सिंग ऑफिसर हूँ, क्योंकि देश को जरूरत है। और एक नवोदित अभिनेत्री होने के नाते मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं थे दान करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मेरे पास मेरी जान थी। इससे बढ़कर कुछ नहीं है किसी भी इंसान के लिए। मेरे पास मेरी डिग्री थी, तो मुझे लगा मुझे देश के साथ खड़े होना चाहिए, इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं निःशुल्क ये सेवा करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पेशे से अपने आप को अदाकारा मानती हूँ, तो मैं नर्सिंग के पैसे नहीं ले सकती थी। मेरे लिए ये आज भी, कल भी, हमेशा सेवा ही रहेगी, क्योंकि एक बार मैंने एक पेशा चुन लिया है अभिनय का, तो मैं उसे पूर्णतः निभाना चाहती हूँ। और जिस तरह से सभी एक्टर सोशल सर्विसेज करते हैं, मेरे पास मेरी डिग्री है, मैं बतौर सारे जीवन में एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह हॉस्पिटल से जुड़े रहना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि मेरी तरफ से जितना भी योगदान मेडिकल के प्रोफेशन को हो और लोगों को हो, वो अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं 27 तारीख को मैंने जोगेश्वरी स्थित हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल का आइसोलेशन वार्ड ज्वाइन किया, और आज 100 दिन से इतने ऊपर हो चुके हैं, जैसे आपने कहा 115 दिन, तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीछे 9 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, तो मुझे उस दिन 105 दिन हुए थे, और मुझे हॉस्पिटल ने एक सम्मान के साथ सर्टिफिकेट से कोविड वॉरियर के नाम से नवाजा। तो मुझे बहुत ही सौभाग्य फील होता है कि मैं देश की कठिन समय में, इस तरीके का कठिन समय की ग्लोबल पेंडेमिक कहीं 200 साल में एक बार हम देखते हैं, विटनेस करते हैं, शायद हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे ये मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे पीछे की जनरेशन ने भी नहीं देखा, तो वो चीज एक इस तरीके की स्थिति है जब सबके लिए भयावह है, सब बहुत डरे हुए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इतनी हिम्मत जुटा पाई, और मेरे पास एक ऐसा हथियार है कि मैं सरहद पर खड़े हुए अपने देश की रक्षा कर सकती हूँ। तो मैं खुश हूँ जी। पर आपने ये हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी क्या थी, ड्यूटी आवर्स क्या थे, क्या काम किया आपने? अभी की स्थिति के अलावा अगर मैं शुरू के 3.5 महीने की बात करूं, अभी जस्ट पिछले महीने तक, मतलब जून तक अगर मैं बात करूं, तो हमारी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, केसेस बहुत ज्यादा थे, डेथ रेट बहुत ज्यादा था। तो शुरू से ही मेरी हर शिफ्ट में काम किया मैंने, चाहे मॉर्निंग 7 बजे की हो, चाहे इवनिंग हो 2 बजे की, चाहे रात की 2 बजे की हो, 9 बजे की हो, हर तरह से मैं सभी सिस्टर्स के साथ रोटेट होती हुई आई हूँ। और जिस तरह से किट पहननी पड़ती है और आपको
आप अंदर जाके एक बार अंदर चले गए तो चाहे वो घंटों आप वहां पर है तो आप खाना पानी कुछ भी नहीं ले सकते, और आपको डिहाइड्रेटेड भी फील होता है क्योंकि आप इनटेक कुछ कर नहीं रहे और पसीना आ रहा है आपको बहुत ज्यादा। तो वो सारी समस्याओं का सामना करते हुए ड्यूटी आवर्स मेरे तो, मैं तो 10-10, 11-11 घंटे भी वार्ड में रही हूँ अपने पेशेंट्स के लिए, क्योंकि मैं जैसे ही वार्ड में अंदर बढ़ी तो मेरे पास एक 7 महीने का छोटा बच्चा था, पेशेंट जो मोहम्मद नाम था उसका। सबसे पहले ही 27 तारीख को मैं वार्ड में गई हूँ और 26 तारीख को वो एडमिट हुआ है बच्चा अपने नानी और मासी के साथ। तो वो मदर उसकी दूसरे हॉस्पिटल में थी, हमने बहुत जद्दोजहद करके उसकी मम्मी को इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया, कई दिन लग गए इस चीज में, तो मैंने ही उसे संभाला है। और मैं बहुत खुश हूँ ये कहते हुए कि 26 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मोहम्मद नेगेटिव होके अपने घर गया, और अभी तो वो 9-10 महीने का हो चुका है। पर आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि मैं इस तरह से कोरोना वार्ड में कोविड-19 के पेशेंट के साथ रहूंगी तो मैं भी कहीं संक्रमित हो जाऊंगी, या फिर आपके फैमिली में से किसी ने रोका नहीं कि ये आप क्यों रिस्क ले रही हो, ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं, मेरे माता पिता ने सबसे पहले बिल्कुल भी नहीं रोका, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम हमेशा मुझे बोलती थी कि मैंने नर्सिंग भी कर ली और अब मैं इंडस्ट्री में भी आ गई, मैं नर्सिंग का तो मैं काम ही नहीं कर पाई, मैं तो फिल्म्स करने लगी, तो मैंने नर्सिंग क्यों की होगी। तो वो मुझे हमेशा कहती थी बेटा हर चीज की एक वजह होती है, वो हमेशा कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो वो एक बात एक ऐसी है कि वो हमेशा कहते हैं कि हर चीज हम दूरदर्शी नहीं है, हमें नहीं पता कि ईश्वर ने क्या निर्धारित किया है समय के हिसाब से। तो वो मुझे बहुत शिकायत रहती थी उनसे कि अरे मैंने मतलब मुझे क्यों भगवान ने ऐसे, मैंने नर्सिंग क्योंकि 4-4.5 साल एक समय इम्पोर्टेंट होता है आपका। इंडस्ट्री में आके मुझे ये फील होने लगा कि मैंने एनएसडी में अगर मैं होती, भाई एनएसडी के बड़े बड़े एक्टर बड़े फेमस हैं, अगर मैं 3.5 साल एनएसडी में ही होती तो मैं शायद जल्दी आगे बढ़ जाती। उस तरीके से मुझे फील होने लगा कि मैंने नर्सिंग क्यों की, मुझे एक रिग्रेट रहता था और एक ये रहता था कि मैंने डिग्री लेके शायद किसी एक इंसान की सीट वेस्ट कर दी, और क्योंकि मैं प्रोफेशनली काम नहीं कर रही हूँ और मैं अभिनेत्री बन गई हूँ। तो क्योंकि एक वर्दी वाला जो इंसान होता है ना, उसको हमेशा इस तरीके की गिल्ट हो सकती है क्योंकि हम शपथ लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि देश सेवा की शपथ लिए तो हम उसे निभाएं। तो फिल्म्स में आने के बाद वो मौका नहीं लग पाया, मुझे अंदर से ये कमी कहीं छोटे से दिल के कोने में खलती थी। और जब ये एकदम से हुआ तो मेरी मम्मी बोली कि हम तो आपके फैसले में साथ हैं, हमने इतनी बड़ी जंग बचपन से लड़ी और खुद ही मौत को हरा दिया है, तो आपको लोगों के लिए खड़े होना चाहिए। तो मेरे माता पिता भी, डर तो लगता ही है उनको, उन्होंने मुझे वैसे भी एक बार खो के पाया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ध्यान रखो। डरे हुए सहमे हुए रहते थे लेकिन हिम्मत बहुत देते थे मुझे, हर रोज मैं बात करती थी, अभी भी करती हूँ। और मेरे लिए जहां तक आप पूछे तो मुझे डर जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि एक घबराहट अंदर रहती है जब आप अपनों के बारे में सोचते हैं, और वो घबराहट तब खत्म हो जाती है जब मैं अचानक से ये सोच लेती हूँ कि सामने जो ये अंकल हैं या ये आंटी हैं या ये बच्चा है, अगर ये मेरे मम्मी पापा होते तो मैं बिल्कुल गले से लगा के इनकी सेवा करती। मैं नहीं सोचती कि कोई पराया है ना, हम किसी अपने इंसान को कितना प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई इनका भी इंतजार कर रहा होगा, इनकी भी बेटी ऐसे ही प्यार करती होगी अपने पापा को जैसे मैं करती हूँ, और इनके भी बच्चे वेट कर रहे होंगे, यही छोटा सा बच्चा है, ये भी किसी के लिए इतना खास है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ये करना है, और अगर मेरे हाथ में ईश्वर ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जिम्मेदारी मुझे अगर मेरे कंधों पे सौंपी है तो मुझे निभाना है। तो बस सबका चेहरा देख के, सबके चेहरे पे हंसी लाके, हर दिन जैसे मेरे मरीज मेरा इंतजार करते हैं, हमेशा आज भी इंतजार करते हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा उसी चीज से हिम्मत मिलती गई और मैं निडर और बेबाक होकर आगे चलती गई। लेकिन जब आपने हॉस्पिटल का अप्रोच किया कि मुझे इस तरह से सेवा में जुड़ना है, तो हॉस्पिटल से कैसा रिस्पांस रहा, और बाकी के जो भी आपके सुपीरियर्स हैं, साथी नर्सिस है या सपोर्ट स्टाफ है, उनका कुछ ऐसा नहीं रहा कि भाई ये तो हीरोइन है और ये तो सिर्फ दिखावा करने के लिए आई है, कुछ काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ रहा कि किस तरह से आपका रेपो बना? ये जो आपने सवाल पूछा है मुझसे, आज तक मेरे इतने इंटरव्यू हैं 3.5 महीने में, लेकिन किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। और बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि अभिनेत्री एक अलग इमेज है
और एक नर्सिंग ऑफिसर और अंदर जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं वो आपको नहीं एक्सेप्ट करते ऐसे। मैं जैसे ही 27 मार्च को मैंने ज्वाइन किया वैसे ही सुर्खियां आने लग गई मुझे। हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी ने जैसे ही उनके ऑफिस से ट्वीट आया 30 तारीख को, वैसे ही सभी न्यूज चैनल्स में मैं लाइव जाने लगी, शेयर करने लगी। तो इस 8-10 दिन के टाइम पीरियड में पहली बात तो जब मैं हॉस्पिटल में अंदर गई और मैंने एमएस से रिक्वेस्ट की कि मैं काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला अभी सैलरी का प्रोटोकॉल आने वाला है, हम आपको बता देंगे फोन करके। मैंने बोला मैम मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आज वैसे भी 26 तारीख हो चुकी है और देश में जरूरत है, आपको भी हॉस्पिटल स्टाफ की जरूरत है, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आप अपनी टीम ज्वाइन करने दीजिए, पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे वक्त नहीं जाया करना, आप मुझे कल से ज्वाइन करने दीजिए। तो वो इतनी हैरान थी, उन्होंने नेट पे गूगल पे मेरे बारे में चेक किया, विकिपीडिया में, उन्होंने कहा इतनी अच्छी फिल्म आ रही है आपकी, आई है और आप चेहरा खराब हो सकता है और रिस्क है, बहुत सारी चीजें हैं, चेहरे पे निशान पड़ेंगे, अंदर आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, कितने लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि अभी के लिए मैं सिर्फ एक नर्स हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे किसने देखा है कल दुनिया देखी है, कल क्या संवरता है, कल आज मैं अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ देश के प्रति, ताकि मैं कल सिर उठाकर के साथ। और मतलब जो जनता से प्यार मिला, मुझे ऐसा लगा कि लोग इतने फैन, वो बेचारे लोग एक झूठ को देख के आपके फैन बन जाते हैं, अभिनय ही तो है कि हम एक किरदार निभा रहे हैं, उससे वो आपके फैन बन जाते हैं, इतना सराहते हैं आपको वहां देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि असल जिंदगी में भी मेरा काम है कि मैं एक हीरो की तरह ही उनके साथ खड़ी रहूं, ताकि वो कल को जब फिर दोबारा मुझे सर उठा के नहीं हो मुझसे। मैं हॉस्पिटल के अंदर गई और सुर्खियों में बन गई। तो मुझे आज जब मेरे जन्मदिन पे मैंने 105 दिन पूरे किए थे, उस समय मुझे नर्सेस ने बताया, सबने एक एक करके बोला मेरे बारे में कि भाई हमने तो 8-10 दिन में ही ऐसा सोच लिया था कि ये क्या है, पब्लिसिटी स्टंट है, हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, ये क्या काम करेंगे, ये तो हीरोइन है और ये तो ऐसा है, इसके बस का क्या है, ये लोग ऐसे ही स्टंट करते हैं और चले जाते हैं, इसको मीडिया में आना होगा इसीलिए आई है। और मैंने अंदर भी स्टाफ के साथ शुरू में इस तरीके के बिहेव का सामना किया है कि भाई सिस्टर्स बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या करेगी, तो बस स्टाइल मारने के लिए आई होगी, बस इनको न्यूज में आना, रोज इंटरव्यू में आती है। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे 1 महीना हुआ, और एक मेरा स्वभाव ऐसा है कि आप मुझे 99.9% हंसते हुए देखेंगे, कोई एक क्षण होगा शायद मेरे टूटने का, लेकिन मैं हमेशा ही हंसती हुई ही मिलूंगी सबके साथ। तो मुझे अगर कोई सिस्टर ये भी बोल देती थी अरे नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तुम हाथ मत लगाओ, तो मैं उनसे आराम से, बिल्कुल मैं वहां पर बिल्कुल भी अभिनेत्री की तरह नहीं रही हूँ, कोई ईगो मेरे अंदर, आम जिंदगी में भी मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, लेकिन वैसे भी मैं सीखने के लिए सदैव तैयार रहती हूँ। तो चाहे वो बतौर नर्सिंग ऑफिसर हो, जब इस तरीके की डिग्री की अहमियत पता होती है, तो इसी तरह से इंडस्ट्री में भी मेरा बिहेव और मेरा मैनरिज्म वही चीज है कि मैं किसी के बारे में भी कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचूंगी, और चाहे वो मेरे को एक्टर हो, चाहे छोटे एक्टर हो, चाहे बड़े एक्टर हो, चाहे नए हो पुराने हो। तो मैं वहां पर सिस्टर्स को बोल देती थी सिस्टर मैं तो आप ही की हूँ, जूनियर हूँ आपके पास, अभी आई हूँ, जो सिखाना आपको सिखाना, मैं तो यही रहूंगी। तो सब लोग धीरे धीरे इस तरीके से हो गए कि यार ये बिल्कुल भी हीरोइन की तरह कोई एटीट्यूड नहीं है, कहीं भी बैठ जाती है, किसी के भी साथ खा लेती है, उस तरीके से हमको प्यार। धीरे धीरे वक्त लगा है इस चीज को करने में, लेकिन बहुत धीरे धीरे 1-1.5 महीना जब मुझे हो गया और मैं उनके साथ रोज किट पहन के, रोज कंधे से कंधा मिलाकर, और रोज पेशेंट्स पे फर्क पड़ने लगा। और मेरे बोलने चालने की वजह से ही मुझे स्पेशली बहुत जल्दी पेशेंट काउंसलर बना दिया गया था कि भाई ये पेशेंट की काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं बिल्कुल लीडर रहकर पेशेंट को हाथ लगाना, उन्हें खाना खिलाना, सब चीजें। शुरू में स्टाफ मुझसे बहुत डरता था, यार ये पेशेंट के बिल्कुल बहुत ज्यादा पास रहती है, इससे हमें भी कुछ हो जाए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि ये बहुत मेहनत से ख्याल रखती है, और मुझे 1-1.5 महीने बाद सबका ऐसा प्यार मिला कि अब तो सब कहते हैं कि पता नहीं यार जब तुम चली जाओगी बहुत मिस करेंगे, और ऐसा लगता है तुम यही रहो। तो मैं सबको कहती हूँ कि मैं अभिनेत्री भी बन जाऊंगी तो भी मैं, चाहे मैं कोई विदेश के टूर पर हूँ, काम पर हूँ, मैं वापस आऊंगी तो चाहे मुझे 2 दिन मिले अस्पताल आने के, पर मैं जरूर जुड़ी रहूंगी। तो मैं अभी तक निकल ही नहीं पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इस जंग में साथ दूं जब तक देश में हालात नॉर्मल नहीं होते। जी करेक्ट। तो आपको रियल लाइफ भूमिका और रियल लाइफ भूमिका, ये दोनों का
एक्सपीरियंस को आप कैसे शेयर करोगी? कौन से काम में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ज्यादा मजा आया? बताऊं कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा अंतर है दोनों में ही, एक रियल लाइफ एक्टर होने में और एक रियल लाइफ हीरो होने में। क्योंकि हीरो होने का मौका जिंदगी नहीं देती। यस, क्योंकि आप जी जब कहिए प्लीज। कैमरा के सामने काम करते हो या स्टेज पर काम करते हो, तब आप जानते हो कि ये मैं भले ही दूसरों की खुशी के लिए कर रही हूँ, पर आप अपनी आर्ट दिखाने के लिए कर रही है। तो उसका एक जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी कहीं रहना पड़ता है, बनना पड़ता है, जो आप नहीं है वो। और यहाँ जो है वो आपको जो है वो ओरिजिनल बनना पड़ता है। इसमें आर्टिफिशियल ज्यादा देर तक नहीं रह सकती है। तो ये कैसा डिफरेंस आपको रहा, क्या अनुभव रहा, आपने क्या महसूस किया दोनों भूमिका में, रियल खास लाइफ बात और इस रियल लाइफ? सवाल में कही है कि हेलो बहुत ही हेलो। खास बात इस सवाल में ही कह दी कि जब हम हेलो जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ ठीक। रही है। आपने बहुत ही खास हेलो। मैं ही कह दी कि जब हम एक रियल लाइफ एक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पता है, हमें सुविधाएं मिली होती हैं, हमें मदद करने के लिए बहुत से लोग होते हैं साथ में कि क्या कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 90 तुले कदम होते हैं, और उसी में से आपको अपने अंदर से कुछ मेहनत करके निकालना होता है। दूसरी चीज, आपको उसका रिजल्ट पता होता है, एक टारगेट होता है कि अगर ये कर लेंगे तो शायद ऑडियंस करेक्ट। पसंद करेंगे और एक नाम बन जाएगा, एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप असल जिंदगी में खासकर इस तरीके का जोखिम भरा जब काम करते हैं जिसमें आपको जिंदगी मौत का पता नहीं है, और एक मेडिकल प्रोफेशनल जिसे आज फ्रंट लाइनर कहा जा रहा है, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी में, किसी भी ग्लोबल पेंडेमिक में, किसी भी तरीके से जो लोग फ्रंट लाइनर्स होते हैं कि सबसे पहले तकलीफ उनको छुए और फिर आगे बढ़े, तो वो एक ऐसी जिम्मेदारी होती है कि जहां आप रोज जिंदगी और मौत से जूझते हैं। तो वो आसान नहीं है, आपको खुद को भी मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है, हर दिन जिंदगी मौत देखकर फिर अपने आप को उन सब चीजों को हजम करके फिर अगले दिन अपने आप को खड़ा करना, उसी जज्बे के साथ, उसी मुस्कान, जो वही मुस्कान आपके चेहरे पर रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को आपको फिर से खड़ा करना है उनके पैरों पर, फिर से उन्हें हिम्मत देनी है। तो ये आसान नहीं है, और खुद के लिए जब आपको नहीं पता हो कि आप कल को रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपने आसपास देख रहे हैं कितने मेडिकल स्टाफ कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं, कई स्टाफ नहीं भी रही, बहुत बहुत रिस्क है इस चीज में। और जब आप अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं तो आप फिर घबरा जाते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं, पता नहीं आप मिल भी पाएंगे दोबारा या नहीं। मैं खुद पिछले 6 महीने से अपने माता पिता से नहीं मिली हूँ, होली से पहले से इनफैक्ट लास्ट टाइम मिली थी, और उसके बाद अभी पता नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ तो मैं उनसे मिलना नहीं चाहूंगी अभी। मुझे ऐसा रहता है कि मेरी वजह से कोई रिस्क में नहीं आ जाए कोई अपना, तो मैं सबसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। कहीं अगर मैं बाहर भी जा रही हूँ तो मैं दूर दूर लोगों से रह के बात करना और इन सब चीजों की, तो दोनों में बहुत फर्क है। और रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए आपको वाकई में एक बहुत ही ज्यादा जुनूनी होने की जरूरत है, जुनूनी भी निस्वार्थता से भरा जुनूनी, कि अगर आप इस तरीके के जुनूनी इंसान होंगे कि आप किसी के लिए बिना कुछ अपेक्षा रखे कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं, तब बिना अपने बारे में सोचे, क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोचे तो नहीं कर पाएंगे। जहां पे लोगों को घर में बैठ के 20-20 बार हाथ धोने की हिदायत थी, वहां पे हमारे पैर मौत के कुएं में लटके थे। आज तो फिर भी लोग बाहर घूम रहे हैं, थोड़ा नॉर्मल हो गया है जुलाई से, लेकिन उससे पहले स्थिति इतनी गंभीर थी कि हर चीज इस तरीके की थी। आज तो फिर भी लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है कि कैसे मैनेज करना है, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी चीज, का बहुत ज्यादा महत्व है जीवन में। कभी आप नोटिस करेंगे कि एजुकेशन आपको एक अलग तरीके का नजरिया देती है, और वर्दी अगर आपके पास है इस तरीके की, आपने पढ़ाई की है, तो ये वाकई में एक बहुत ही जज्बे की बात है कि हम जो भी लोग इस तरीके की पढ़ाई करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में ही हमें, जब हमने ये सालों की ट्रेनिंग की, तो हम सुबह 7 बजे से 1 बजे तक अस्पताल में, और फिर 2 बजे से 5 बजे तक लेक्चर्स, तो हम पूरे साल ही, चारों साल हॉस्पिटल में काम करते आए हैं, छोटी सी उम्र से हम मरीजों को संभाल रहे हैं। तो वो जज्बा एक होना और इस तरीके के जीवन और मरण को देखना, ये हिम्मत का काम है। और ये वाकई में मैं खुद ही फ्रंटलाइनर होते हुए दूसरे फ्रंटलाइनर्स को
हमेशा सैल्यूट करती हूँ कि इस तरीके का जज्बा हम एक दूसरे को ही एनकरेज करते रहते हैं, क्योंकि ये जज्बा होना आसान नहीं है। तो ये बिल्कुल भी मेल मिलाप इसका कुछ नहीं है। तभी तो आप देखिए कि जो भी ऑन स्क्रीन जो हीरोज हैं, जो रियल हीरोज हैं, वो रियल हीरोज को सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनमें से नहीं, आप उनमें नहीं शामिल हो सकते। आपको इसके लिए स्पेशल तालीम, स्पेशल जज्बा, स्पेशल जुनून चाहिए, सालों की पढ़ाई चाहिए। और मैं इतनी अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, मैं क्या बोलूँ आपको, कि मैं रियल लाइफ हीरो भी हूँ आज अपनी पढ़ाई की वजह से, इस जज्बे की वजह से, और रियल लाइफ भी हूँ। तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हर चीज का, कि जो भी है बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही जनसेवा में तत्पर रहूं और खुशी महसूस करती हूँ। क्योंकि क्या है कि रियल लाइफ में कैमरा के आगे या स्टेज पर तो जो पहले से स्क्रिप्टेड है, पहले से डिसाइडेड है, जो निश्चित किया है वही आपको परफॉर्म करना है। तो आपको मालूम है मुझे क्या करना है और क्या होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा गलती हुई तो रीटेक भी हो सकता है। पर यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि कुछ निश्चित नहीं है, पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है, कौन सा पेशेंट आएगा, कैसा पेशेंट आएगा। जरा सी भी लापरवाही बरत दी तो उसमें कोई रीटेक नहीं है। रिस्क हो गया तो हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो हो गया। कितनी बड़ी चीज है कि इस तरीके से सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहना और उन्हें छूना, उनसे बात करना, उनकी सेवा करना। तो सही, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसका जो वर्णन किया वो बिल्कुल सही है। तो इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ आपको ऐसी मोमेंट्स होगी जो आपको याद रह गई होगी, कोई ऐसी मोमेंट भी होगी कि जिसमें आपको अच्छा लगा होगा, या कोई ऐसी मोमेंट भी होगी जिसमें आपको थोड़ा पेनफुल लगा होगा या अफसोस हुआ होगा कि अरे मैं ऐसा कर पाती तो थोड़ा और अच्छा था। ऐसे कैसे एक्सपीरियंस रहे? हाँ, बहुत ही एक इमोशनल मेरा दौर रहा है ये, क्योंकि जिस तरह से मैं कहती हूँ कि जीवन मरण को साक्षी करना वो आसान नहीं है, एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। शायद ऊपर वाला कुछ अलग से ही कहते हैं ना, किसी उसमें निपुण करके भेजता होगा इस कला में, तभी वो जज्बा हमारे अंदर होता है। वो दिल एक डॉक्टर और नर्स का जो होता है वो हर किसी के अंदर नहीं धड़क सकता। तो मैं शुरू से ही मोहम्मद से लेके 7 महीने का जो हमारा पेशेंट था, उसी से लेके जो मेरी यादें रही है, जब वो शुरू में मैंने उसे देखा था उस तरीके से एनर्जेटिक, और वो नहीं था, वो मायूस हो गया था। रोज एक ही छोटा सा बच्चा है 7 महीने का, एक ही बेड पे कितनी देर तक रह सकता है, कितने समय तक वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है, जहाँ उसको अपने पिताजी को देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ उसको अपने दादा नहीं मिल रहे हैं, दादी नहीं मिल रही है, उसको सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग दिखते हैं, और वो भी हम जैसे किड वाले लोग जो समझ नहीं आता कि क्या है, बच्चा है। हेलो हेलो ये फैसला कर लिया था कि मुझे इसे तो ठीक करके भेजना है। और जो मोहम्मद की मम्मी हैं, उन्होंने स्पेशली ये बताया था कि उन्हें 6 साल बाद मोहम्मद पैदा हुआ। तो मैंने ये फैसला कर लिया था कि इसे तो नहीं खो सकते हम, और बच्चे की इम्यूनिटी तो कुछ होती नहीं है। तो 7 महीने तो 10 साल के नीचे से बच्चों के लिए इतना डर है, तो 7 महीने कुछ नहीं होता। तो मैंने जो क्या किया कि मैंने किट को ही हथियार बना के, और मैंने उसको बिल्कुल जैसे वो कोई मिल गया का जादू होता है ना, उस तरीके से उसको उसको खिलाना शुरू कर दिया, उसको हंसाना शुरू कर दिया। अब क्या होने लगा कि वो सारे किट वालों को देख के उसको लगे कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रही, अभी तो मेरे पास खड़ी थी। उसको सभी एक जैसे लगे, तो वो झांक झांक के वार्ड में से मेरा इंतजार करता था। तो वो एक, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही खूबसूरत याद है मेरे लिए, कि हर दिन मैं भागी भागी वार्ड में जाती थी। वो 26 दिन ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जल्दी से जाना है, बस फटाफट से वार्ड में जाना। और मैं बहुत बहुत देर तक 10-11 घंटे तक वहां रहती थी। बाकी सारे मरीजों की भी साथ में सेवा करती थी। वो एक, जी, मोहम्मद के साथ और भी सारे मरीज थे जिनकी मैं साथ ही साथ सेवा करती रहती थी। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक याद की तरह रहा है मेरे लिए, और शायद हमेशा ही मैं उससे जुड़ी रहूंगी बहुत ही दिल से। बाकी एक दर्द वाली चीजें भी हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हमने सेवा की और वो नहीं रहे। जैसे एक भरत अंकल हुआ करते थे, वो उनकी हाफ बॉडी पैरालिसिस की हिस्ट्री रही थी, और मैं जब भी उनके पास जाती थी वो मुझे बोलते थे मुझे जाने दो, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। 60 साल की उम्र थी उनकी। वो किसी बच्ची का जिक्र करते थे, जैसे शायद उनकी बेटी की बच्ची थी, वो मेरा वेट कर रही है घर पे, वो ऐसा है वो वैसा है। तो
मैं आपको बताऊं कि मैं अपने पिताजी को उनके अंदर देखती थी। मुझे ऐसा लगता था ही इज लाइक माय फादर। कैसे मुझे पापा ने बड़ा किया है, कैसे प्यार किया है। कुछ दिखते भी ऐसे ही थे मेरे पापा जैसे, तो मुझे ज्यादा थोड़ी अटैचमेंट हो गई उनसे। कई दिन उनको उनकी सेवा करने के बाद मैं मेरी एक ये आदत भी है कि कभी भी सपोज बेडशीट चेंज करनी है या कोई ऐसा भी काम है जो किसी एमपीएल स्टाफ का है, किसी फोर्थ क्लास स्टाफ का है, तो मैं किसी का इंतजार नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है मुझे सेवा करनी है, और क्या ए ग्रेड और क्या बी ग्रेड और क्या फोर्थ क्लास, मुझे जो काम होना होता है, चाहे किसी को वो यूरिन पास कराना है, किसी के लिए कोई भी चीज है, मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, हमेशा रेडी रहती हूँ। तो मैं हर तरीके से उनके साथ हमेशा बनी रहती थी, अपने हाथों से जिद करके खाना खिलाती थी कि आपको खाना खाना है, आप जल्दी होके ठीक होके घर जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक दिन अगले दिन मैं सुबह वार्ड में गई, और अचानक से जब आपको ऐसा कोई पेशेंट जिनको आप अपनों की तरह, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि मैं हर किसी के अंदर अपने मम्मी पापा, अपनों को, भाई भाभी सब ऐसे नजर आते हैं मुझे, मैं अचानक से वार्ड में गई और मुझे वो बेड खाली दिखा। मैं आज भी उस चीज को अंदर से फील कर रही हूँ। तो एकदम से मुझे वो जो पल था वो बहुत ज्यादा ऐसा था मेरे लिए कि मैं मुझे एक सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बहुत हड़बड़ा गई, मैं इधर उधर गई कि ये वाले पेशेंट कहाँ गए, क्या हुआ, भरत अंकल थे यहाँ पे, क्या हुआ कहीं और शिफ्ट किया है। तो मुझे किसी डॉक्टर ने आके थोड़ा काम किया कि सिस्टर वो नहीं रहे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं रहे, अभी तो कल तो मैंने खाना खिलाया है। तो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल सफर रहा है। मैं आज भी उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप जिन्हें रोज हाथ पे हाथ रख के सांत्वना दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, आप घर जाएंगे, आप अपने घर वालों से मिलेंगे, वो अचानक से ना रहे। दर्दनाक बात ये है कि इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा है कि अंदर जो इंसान इस ऐसी स्थिति में कि अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो वो अकेला ही है। मृत्यु के जो आखिरी क्षण है उसमें आप अकेले ही रहेंगे, सिर्फ हम ही हैं आपके साथ। और आपको कोई अपना नहीं मिलेगा। तो आप तड़प समझ सकते हैं, दर्द समझ सकते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसका दर्द कि अपनों को भी नहीं आप देख सकते, मजबूरी है कि बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जो बाहर वाले हैं वो उनके लिए बस आपने एक बार उन्हें अंदर हॉस्पिटल में, उसको कुछ नहीं पता देख भी पाएंगे या नहीं, ये शायद किस्मत है कि आप उन्हें देख पाए दोबारा। तो वो एक बहुत डरावना एहसास था। इसीलिए मैं अपने न्यूज चैनल पे हमेशा ये बोलती थी कि प्लीज आप, आज भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी एज लिमिट से ऊपर है या फिर 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, तो अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर पे रहिए, क्योंकि आसान नहीं है इस तरीके की लंग्स कोलैप्स करता है। कोरोना की जो डिजीज है ये लंग्स कोलैप्स कर देती है। तो अगर आपने एक बार सैचुरेशन डाउन कर दिया, उसे उठाना बहुत एक मुश्किल चीज है। तो ये लोग थोड़ा समझते भी है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर बीतती नहीं है तो आपको समझ नहीं आती। लेकिन हमेशा इंसान को सोच के चलना चाहिए कि मेरे साथ भी हो सकता है। हालांकि लोगों को उल्टा लगता है कि मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसी एक किरण पेशेंट थी, बहुत यंग थी, 30 साल की उम्र थी उसकी, और मेरे लिए बड़ी बहन जैसी थी। और छोटा बच्चा था उनका 4 साल, बाईपैप पे थी वो। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे एक दिन इशारे से बुलाया और मुझे तो उसने बोला कि ऐसे कुछ इशारा करती थी मांग भरने का। तो मैं बड़ी देर में समझी कि वो कह रही कि मेरे पति को फोन लगा। तो मैंने उनके हस्बैंड को फोन लगाया और वो मुझे इशारे करके बताती गई। मैं उसके हस्बैंड को बातें बोलती गई कि वो ठीक है, वो बाईपैप पे है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। हेलो, उनका सैचुरेशन डाउन हुआ और वो रिवाइव नहीं कर रहे। तो मुझे वो किरण के लिए मुझे बहुत अफसोस रहता है, हमारे सारे मेडिकल स्टाफ को, और खासकर मुझे। मैं उसकी हर जिद पूरी करती थी। अगर उसे मतलब उसे अभी कुछ चाहिए होता ना कि मुझे अभी ये पपीता खाना है तो मुझे काट के, तो अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो मैं पेशेंट्स को बिल्कुल अपने ऊपर हक जताने देती हूँ कि आप मुझे बताइए क्या चाहिए, आप मुझसे जिद करो, जैसा आपको रहना है घर की तरह रहो, लेकिन परेशान मत हो। तो वो मुझे एक हमेशा रहेगा कि काश किरण को हम बचा सकते, क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी, बच्चा उसका 4 साल का था। काश अगर बचा पाए, काश अगर बहुत किस्से सुनाती थी, बोलती थी नथ बहुत सुंदर, मुझे कहती थी मेरी सास ना पूरा दही सर घूम के लेके आई थी, मैंने एक बार में मंगाया था। तो ऐसी ऐसी बातें वो मुझसे करती थी।
एक बहुत ही ज्यादा यादगार चीज है, वो है संजय ठाक जी, जिनका नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो इंडस्ट्री में कोई बोर्ड पेंट करते थे किसी थिएटर ग्रुप के लिए। और मैं जब उनसे मिली, मैंने उन्हें देखा तो होश में नहीं थे वो तब। बहुत ही उनको लीवर में कोई ज्यादा डिसऑर्डर प्रॉब्लम थी और कोरोना की रिपोर्ट उनकी नहीं आई थी। वो हमारे हॉस्पिटल एक अलग ही केबिन में थे और मैंने जब उन्हें शुरू में देखा तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। धीरे धीरे वो रिवाइव करने लगे तो मैंने उनके घर वालों को फोन किया, पूछा उनसे। फिर मैंने अपने घर से पापा के कपड़े उन्हें लाके दिए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक सिस्टर मिली है, बिल्कुल रख रही है, बहुत इस तरीके से उन्हें अच्छा लगा। बेटी उनकी एक ही बेटी है घर में और एक छोटा बेटा, वाइफ भी उनकी बीमार है। तो धीरे धीरे मैंने जैसे वो ठीक लगने लगे, उनकी बेटी ने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया। मैं तत्पर रहती हूँ पेशेंट्स के लिए कि अगर मैं ऑफ ड्यूटी भी पेशेंट्स के लिए एज अ सोशल एक्टिविस्ट तत्पर रहती हूँ कि अगर उन्हें मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो ऑफ ड्यूटी भी वो मुझे फोन कर सकते हैं अगर मैं अस्पताल से बाहर हूँ तो मैं उनकी बेटी को पर्सनल नंबर दिया था। उनकी बेटी ने मुझे कहा कि प्लीज मुझे पापा के साथ आप अपनी फोटोज खींच के मैम प्लीज भेजेंगे। तो वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने उनके साथ फोटो खींची। उसके अगले दिन उनकी हालत थोड़ी खराब हुई और मतलब मैं सोचती हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शुक्र है कि वो फोटोज हमने खींची, वरना उनके फैमिली के पास शायद आखिरी कोई यादें ना होती। और मुझे अचानक एक रात, उसके अगले दिन एक शाम को कॉल आता है उनकी बेटी का, स्नेहल का, कि नहीं रहे क्या हॉस्पिटल से। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। थोड़ी मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ तो वो भी। हेलो, अभी ठीक है? अभी कैसी है? हाँ अभी ठीक। दोबारा कनेक्ट करें? दोबारा कनेक्ट करें? नहीं ठीक है जी। तो वो जो केस है कि स्नेहल की उनकी बेटी का मुझे फोन आया संजय ठाक जी की कि पापा नहीं रहे। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे हॉस्पिटल से आई हूँ और अभी तो मैं उनसे बात करके आई हूँ, थोड़ी बहुत सीरियस थे वो, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं फोन करके पता करती हूँ। तो वो भी हॉस्पिटल पहुंची, बहुत दूर विरार में रहती है और मैं भी हॉस्पिटल पहुंची। तो वो खबर सही थी कि उनके पिताजी नहीं रहे। अब वो लड़की अकेली थी और हम बिल्कुल अकेले रह गए। उनके साथ एक पड़ोसी अंकल आए थे बस। बॉडी को घर पे ले जाने की इजाजत नहीं है, आपको बॉडी नहीं दी जाएगी, हैंडओवर नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको शमशान तक आपको भी नहीं जाने देंगे। वो तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उनको भी आप शमशान तक जा सकते हैं। तो वो सिर्फ स्नेहल और मैं ही पूरी रात शमशान में रहे। हमने क्रिमेशन किया और अस्थि फूल लिए। मेरे हाथ से वो ले भी नहीं रही थी अस्थि फूल अपने पिताजी के, लेकिन मैंने बोला स्नेहल तुम ही बड़ी हो, अब तुम्हें ही अपने घर का सब कुछ करना है। तो मेरे लिए वो पहली बार था, जैसे आपको पता है कि शमशान नहीं जाना वर्जित है तो कोई जाने नहीं देता है आमूमन, लेकिन जब बेटे नहीं है रक्षक बनना है तो फिर वही रात, पूरी रात शमशान घाट में रही और मैं वो रात कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाऊंगी। मुझे ऐसा लगा कि एक फर्ज है जो निभाना ही है। अगर मैं हूँ तो मुझे निभाना है। तो वो भी बेटी भी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, 24 साल की है। तब मुझे ऐसा लगा कि है तो इस तरीके की सभी चीजों को अपने मन में दफन करके मैं फिर अगले दिन हंसते हुए हेलो विजय आंटी पेशेंट के, वो 60 साल की थी वो। जी अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए जिसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा दर्शकों को भी और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी। क्योंकि अगर आपको किसी पेशेंट को बतौर नर्स ट्रीट करना है तो आपको एक अटैचमेंट भी दिखाना पड़ता है और हर रोज एक ही पेशेंट को मिलने से एक अटैचमेंट हो भी जाता है, पर फिर भी एक ना एक दिन तो उनसे डिटेच होना ही होता है, चाहे वो अच्छे होके वापस घर जाए या फिर उनको कम नसीबी से उनका देहांत हो जाए। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसमें क्या है, सिर्फ सेवा ही तो करनी है, बट ऐसा नहीं है। इसमें काफी मानसिक स्ट्रेस भी रहता होगा, काफी मानसिक तनाव भी रहता होगा, इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है। अगर आप मेरी ही बात पूछें तो मैंने शायद आखिरी बार सन 2006 में
अपने दादाजी को देखा होगा बस एक्सपायर हुए हुए, वो भी बहुत दूर से। तो आमूमन हम इस तरीके की चीजों को फेस करते हैं। आमूमन आप हर रोज किसी को जान से हाथ धोता हुआ नहीं देखते। फिर वहां से हेलो। गुजर के अगले दिन फिर मुझे एक विजया आंटी हैं जो हंस का इंतजार कर रही हैं। तो उस तरीके की चीजों से फिर दोबारा लड़ने आपको यस। हंसना ही पड़ेगा। फिर वो जो 60 साल की विजया आंटी थी वो ठीक होके अपने घर गई, क्योंकि उसी जज्बे से, उसी जद्दोजहद से मैंने उन्हें रोज हंसाया, सारी चीजें भूल के। हालांकि मैं अपने अंदर वो सारी चीजें रखती चली गई और आगे बढ़ती चली गई। लेकिन आपको यस। आगे तो बढ़ना ही है, आपको वो यस। ये जज्बा, प्यार वो एक सभी के लिए रखना ही। जिस तरह से पेशेंट इंतजार करते हैं तो आगे बढ़ना ही है। यस, इतना आसान नहीं है कि जितना आप रियल लाइफ में हीरो या एक्टिंग के काम करते हैं, इससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, पर उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी भावना उससे भी कई ज़्यादा अच्छी है। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, समाज को एक प्रेरणा दी है कि आपको जो कुछ भी आता है, कोई तन से मेहनत करता है, कोई मन से प्रदान करता है, कोई धन से प्रदान करता है, पर आपके पास जो कुछ भी है वो राष्ट्र को ऐसे समय में आपको गिव बैक करना चाहिए, वापस देना चाहिए, चाहे आप कोई भी स्तर पे हो या और कोई भी काम कर रहे हो। बहुत जी। अच्छा प्रेरणादायी उदाहरण आपने समाज को दिया है। आपको मैं आपके इस निर्णय के लिए, आपके इस काम के लिए हमारे दर्शक और सोहम चैनल की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपके इस काम के लिए, और आगे भी आप ऐसे काम करते रहेंगे, ऐसी हम इच्छा करते हैं। और मुझे खातिरी है कि दर्शकों को भी आपके साथ आपकी इस बातों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ उपस्थित रहे, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी। आप ऐसे काम करते रहें, ऐसी हम इच्छा व्यक्त करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश। कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें। साबुन और पानी से हाथ साफ करें। छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें। सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें।